एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग देख रहे थे एनसीईआरटी सार संग्रह और हमने कंप्लीट करवा दिया है एंशिएंट हिस्ट्री और इसके साथ ही मिडिएवल हिस्ट्री। आज प्रारंभ करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। क्या क्या टॉपिक रहने वाला है वो पहले आप लोग जान लीजिए। यूरोपीय कंपनी का आगमन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर, अंग्रेजों की राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव और 1857 की क्रांति को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है, व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? सभी को पता होगा, पुर्तगाली। व्यापार हेतु समुद्री मार्ग से भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? पुर्तगाली थे। कब आए थे? तो 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा भारत आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप से आने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसके द्वारा की गई? तो यह किया गया वास्को डी गामा के द्वारा। कालीकट बंदरगाह के तट पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया? तो जमोरिन ने। जमोरिन जो कि वहां का स्थानीय शासक था। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? कोचिन में। कोचिन में कब? 1503 में। नेक्स्ट है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन नियुक्त हुआ था? फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 ईस्वी में भारत आया था और 1509 तक भारत रहा था। ब्लू वाटर पॉलिसी जो है अल्मीडा ही लाया था। नेक्स्ट है, भारत में तंबाकू की कृषि एवं प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय पुर्तगालियों को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तंबाकू की कृषि प्रिंटिंग प्रेस को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? पुर्तगालियों को दिया जाता है। भारत में प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना वर्ष 1556 में गोवा में की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब किया गया था? तो 1556 में। कहाँ किया गया था? गोवा में। आलू की खेती भी किसी का देन है? तो यह पुर्तगाली का ही देन है। आलू, तंबाकू, प्रिंटिंग प्रेस यह सब किसका देन है? पुर्तगालियों का ही। नेक्स्ट है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? वास्तविक शक्ति, माफ करिएगा, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक जो है अल्बुकर्क को माना जाता है। एक बार फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? अल्बुकर्क को। नेक्स्ट है, डच भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? डच जो है भारत में मुख्यतः किस वस्तु का व्यापार करते थे? सूती वस्त्र का। सूती वस्त्र का। नेक्स्ट है, विभिन्न देशों के खोजकर्ता का नाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डी गामा। अमेरिका की खोज की थी कोलंबस। ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक। तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने किया था। केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणी छोर है, बार्थोलोम्यू डियाज। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, भारत की खोज वास्को डी गामा, अमेरिका की खोज कोलंबस और ऑस्ट्रेलिया की खोज कैप्टन जेम्स कुक, तस्मानिया एवं न्यूजीलैंड की खोज तस्मान और केप ऑफ गुड होप जो कि दक्षिण अफ्रीका, बार्थोलोम्यू डियाज ने इसकी खोज की थी। ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए शांत या नीले जल की नीति, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं, किसने लागू की थी? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी फ्रांसिस्को द अल्मीडा ने। किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? किस वायसराय के काल में गोवा को पुर्तगालियों का औपचारिक मुख्यालय बनाया गया? नीनो डी कुन्हा। कब? 1530 ईस्वी में। गोवा पर अधिकार कर लिया गया था 1510 में अल्बुकर्क के द्वारा ही। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों ने हिंद महासागर क्षेत्र में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति प्रारंभ की थी। नेक्स्ट है, पुर्तगालियों के पश्चात भारत में व्यापार करने आए डच कहाँ के निवासी थे? डच जो थे यह हॉलैंड के, वर्तमान में नीदरलैंड के निवासी थे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन मैं शॉर्ट फॉर्म में बता देती हूँ। सबसे पहले तो पुर्तगाली ही आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में की गई थी और पहली फैक्ट्री जो है यह कोची में स्थापित की थी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना तो 31 दिसंबर 1600 को की गई थी, लेकिन भारत जो है 1608 में आए थे। कब भारत आए थे? 1608 में। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई थी, लेकिन भारत जो है अंग्रेजों से पहले 1605 में ही आ गए थे और पहली फैक्ट्री डचों ने मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि डेनमार्क
देश से आते थे। 1616 में इसकी स्थापना की गई थी और भारत जो है 1620 में आए थे और पहली फैक्ट्री जो है त्रावणकोर में स्थापित की थी, ट्रैकोवार या फिर त्रावणकोर। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1664 में हुआ था और भारत जो है 1668 में आए थे और पहली फैक्ट्री 1668 में ही सूरत में स्थापित की थी। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 में स्थापना, भारत 1498 में आए थे, कोची में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। नेक्स्ट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1602 में हुई थी, भारत आए थे 1605 में और पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में स्थापित की थी। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिसे कहते हैं, इसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 को की गई थी। हालांकि भारत जो है 1608 में आए थे और पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। नेक्स्ट है डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। डेनमार्क की कंपनी थी, इसकी स्थापना 1616 में हुई थी, भारत आए थे 1620 में और पहली फैक्ट्री जो है यह ट्रैकोवार या फिर त्रावणकोर में स्थापित की थी। नेक्स्ट है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी। इसकी स्थापना 1664 में किया गया था, भारत कब आए थे तो 1668 में आए थे और पहली फैक्ट्री जो है सूरत में ही स्थापित की थी। अब आने का क्रम और स्थापना का क्रम ये आप लोग याद रखिएगा। आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, डेनिश आए थे, फ्रांसीसी आए थे और स्वीडिश आए थे। सबसे पहले आने का क्रम जो है पुर्तगाली का ही है और जाने का भी क्रम जो है सबसे अंतिम बार जो जाने गए थे ये पुर्तगाली ही गए थे। कौन सी कंपनी पहले आई थी तो पुर्तगाली, कौन सी कंपनी बाद में गई तो पुर्तगाली ही गई। ठीक है, अब कंपनी स्थापना का क्रम याद रखिएगा। सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी की स्थापना की गई थी, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तीसरे नंबर पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी, चौथे नंबर पर डेनिश, पांचवें नंबर पर फ्रांसीसी और छठे नंबर पर स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से भी आप लोग देख लेंगे। यहाँ पे दिया भी गया है, यूरोपीय शक्तियों में भारत ने पुर्तगाली कंपनी सर्वप्रथम 1498 ईस्वी में प्रवेश किया तथा भारत में सबसे अंत 1961 ईस्वी में यहाँ से गए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस यूरोपीय शक्ति द्वारा भारत से मसालों के निर्यात के स्थान पर कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई? कपड़ों के निर्यात को प्राथमिकता दी गई डचों के द्वारा। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने आरंभ की? संयुक्त पूंजी कंपनी डचों ने। वर्ष 1759 में वेदरा का युद्ध किन दो यूरोपीय शक्तियों के मध्य लड़ा गया? वेदरा का युद्ध कब हुआ है? 1759 में डच एवं अंग्रेजों के बीच, जिसमें डच की हार हुई और अंग्रेज क्या हुए? विजय हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का सम्राट कौन था? तो आप लोग को पता ही होगा, 1556 से लेकर के 1605 हमने करवाया ही था पिछले वाले वीडियो में। 1605 में अकबर की मृत्यु हुई थी और कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 को। तो आप लोग समझ सकते हैं कि भारत में मुगल वंश चल रहा था, उसमें शासक कौन था? तो अकबर ही था। आगे बढ़ते हैं, ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का दूत बनकर भारत में व्यापारिक कोठी स्थापित करने के उद्देश्य से जहांगीर के दरबार में आने वाला ब्रिटिश नागरिक कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। कब आया था? 1608 को। जहांगीर ने इसे अंग्रेजी खा का उपाधि दिया था। क्वेश्चन नंबर, माफ करिएगा, टॉपिक दिया गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 में तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में 1613 ईस्वी में स्थापित किया गया था। एक बार फिर से, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में प्रथम अस्थायी कारखाना मछलीपट्टनम 1611 तथा प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत 1613 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया? सर जॉन चाइल्ड। हालांकि निष्कासित नहीं हुआ था। नेक्स्ट है, हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया? फर्रुखसियर। हैमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने के कारण किस मुगल बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए वर्ष 1717 में महाधिकार पत्र जारी किया गया? फर्रुखसियर के द्वारा। 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हुआ। सभी को पता है, इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाली राजकुमारी कौन थी? कैथरीन। इन दोनों के साथ विवाह हुआ। इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप को प्रदान किया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड वार्षिक किराया, कितने? 10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया।
10 पाउंड वार्षिक किराया लेकर बंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। नेक्स्ट है, यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र था। यह कौन सा क्षेत्र था? तो अपना बिहार था। यूरोप वासियों के लिए सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्ति का मुख्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिहार था। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के संबंधित अनुच्छेद, उच्च न्यायालय से संबंधित अनुच्छेद स्थापना दिया गया है। कलकत्ता शहर के संस्थापक कौन थे? तो जॉब चॉर्नक। मद्रास फ्रांसिस डे। नई दिल्ली एडवन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर। बंबई के संस्थापक कौन थे? तो गेराल्ड अंगियार। एक बार फिर से, कलकत्ता जॉब चार्नक, मद्रास के संस्थापक फ्रांसिस डे, नई दिल्ली एडविन लुटियंस व हर्बर्ट बेकर और बंबई के संस्थापक गेराल्ड अंगियर थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके प्रयासों से की गई? कोलबर्ट के प्रयासों से। कोलबर्ट के प्रयासों से ही फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किसके कार्यकाल में की गई? फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में किसके कार्यकाल में हुई थी? तो इस समय राजा कौन थे? तो लुई 14वां थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रैंक कैरो के द्वारा भारत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कहाँ की गई? फ्रैंक कैरो के द्वारा किया गया था। कहाँ? सूरत में 1668 ईस्वी में। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की थी। किसने? तो डुप्ले ने। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के विवादों में भाग लेने की नीति आरंभ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनवाया गया? फोर्ट लुई किला जो बनवाया गया, कहाँ बनवाया गया? पांडिचेरी में। पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था? तो फ्रांको मार्टिन था। फ्रांको मार्टिन। पुर्तगालियों को सॉली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? स्वाइली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया? थॉमस बेस्ट। वांडीवास का युद्ध जो कि 1760 में लड़ा गया था, अंग्रेजों ने किससे पराजित किया था? तो यह फ्रांस को पराजित किया था। फ्रांस को। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित किया था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? कर्नाटक का जो भी युद्ध हुआ है अंग्रेज एवं फ्रांस के बीच। प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के माध्यम से समाप्त हुआ? तो एला सापला के संधि के तहत समाप्त हुआ था। कब संधि हुआ था? 1748 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनने वाले प्रथम यूरोपीय कौन था? तो यह था अल्बुकर्क। कब छीना था? तो 1510 में। अब यहाँ पे कर्नाटक युद्ध दिया गया है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच, दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तीसरा 1756 से लेकर के 63। प्रथम कर्नाटक युद्ध का प्रमुख कारण ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध, दूसरा हो जाएगा कर्नाटक के उत्तराधिकार का युद्ध और तीसरा हो जाएगा सप्तवर्षीय युद्ध एवं औपनिवेशिक कारण। कौन सी संधि हुई थी प्रथम कर्नाटक युद्ध में? तो एला सापला की संधि 1748, पांडिचेरी की संधि 1755, पेरिस की संधि 1763। पहला हुआ था एला सापला, दूसरा हुआ था पांडिचेरी, तीसरा में हुआ था पेरिस की संधि। इसका ट्रिक है ए पा पे, एला सापला, पांडिचेरी, पेरिस की संधि। चलिए नेक्स्ट है, अंग्रेजी कंपनी का नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन टू द ईस्ट इंडीज रखा गया। बहुत ही लंबा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब को देखेंगे। सेकंड टॉपिक आ गया हमारा। क्वेश्चन को देखिए, मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है लाइक करिएगा, हो सके तो आप लोग इसे शेयर भी किया करिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। चलिए बाकी आपकी इच्छा है। मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शिद कुली खां, 1717 से लेकर के 1727 ईस्वी। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से कहाँ स्थानांतरित की थी? मुर्शिदाबाद, जो कि वर्तमान में कहाँ है? तो बांग्लादेश में है। बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? तो यह की थी अलीवर्दी खां। 20 जून 1756 को प्रसिद्ध ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में हुई थी? तो यह सिराजुद्दौला। कब हुआ है? तो 20 जून 1756 को। डेट याद रखिएगा, 20 जून 1756। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि किसके मध्य संपन्न हुई थी? बहुत ही अपमानजनित संधि थी।
रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के बीच। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है, जिसने प्लासी का युद्ध कब लड़ा था? 23 जून 1757। डेट याद रखिएगा, 23 जून 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित कर पहली बार भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की नींव रखी थी। आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल के नवाब का सेनापति कौन था जिसने युद्ध में विश्वासघात किया? तो मीर जाफर। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? तो आलमगीर द्वितीय। याद रखिएगा, प्लासी के युद्ध के समय पूछा जा रहा है तो आलमगीर द्वितीय हो जाएगा। शाह आलम द्वितीय किसके समय में है? तो बक्सर के युद्ध के समय में है। प्लासी युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन बना? तो मीर जाफर बना। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? तो प्लासी के युद्ध से। ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत किस युद्ध से मानी जाती है? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किससे बंगाल का नवाब बनाया? तो मीर कासिम को। वर्ष 1760 में अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर किससे बंगाल का नवाब बनाया? मीर कासिम को। प्रमुख घटनाएं और उनकी तिथियां दिया गया है, याद कर लेंगे। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। ब्लैक होल की घटना कब हुआ है? तो 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि जो हुआ है 1773 में। एक बार फिर से रिकॉल कर लेंगे क्योंकि यह मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट दिया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए एक बार फिर से। ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756। अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764। इलाहाबाद की प्रथम संधि 12 अगस्त 1765। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 और बनारस की संधि वर्ष 1773 को। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सम्मिलित सेना को पराजित किया था। एक तरफ जो थे अंग्रेज, दूसरी तरफ बात की जाए तो यह मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और दिल्ली के मुगल शासक शाह आलम द्वितीय थे, जो कि त्रिगुट का निर्माण किए हुए थे और तीनों की हार हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अंग्रेज की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति कौन था? तो हेक्टर मुनरो था। अभी हमने बताया हेक्टर मुनरो। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बंगाल का नवाब कौन था? तो मीर जाफर था। बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद की प्रथम संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, बंगाल के नवाब नजमुद्दौला तथा रॉबर्ट क्लाइव के मध्य तथा इलाहाबाद की द्वितीय संधि क्लाइव तथा अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य संपन्न हुई। देखिए, जब प्रथम संधि हो रही थी उस समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो नजमुद्दौला थे। याद रखिएगा, बंगाल के नवाब कौन थे? प्रथम इलाहाबाद की संधि के समय तो बंगाल के नवाब थे नजमुद्दौला। प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को हुआ था और द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 जो कि रॉबर्ट क्लाइव और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के मध्य हुआ था। आगे बढ़ते हैं। किस संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हुई? इलाहाबाद की संधि के तहत। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक किसे कहा गया? तो रॉबर्ट क्लाइव को स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक कहा गया। इलाहाबाद की संधि के पश्चात बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। कब? 1765 को। समाप्त कब हुआ था? तो 1772 को वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा। सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? सिराजुद्दौला के फोर्ट विलियम पर आक्रमण के समय किसके नेतृत्व में अंग्रेजों ने ज्वारग्रस्त फुल्टा द्वीप पर शरण ली? गवर्नर ड्रेक। अब उत्तर मुगल कालीन राज्यों के संस्थापक देख लेते हैं। बंगाल का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खां। बंगाल का संस्थापक मुर्शिद कुली खां। हैदराबाद 1724। निजाम उल मुल्क चिनकिलीज खां, जिसका नाम है भरतपुर की स्थापना 18वीं शताब्दी चूड़ामन और बदन सिंह ने किया था। कर्नाटक के संस्थापक कौन थे? शहादत उल्लाह खां। अवध का संस्थापक शहादत खां 1722 से 24, जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी। जयपुर
18वीं शताब्दी सवाई राजा जैसी। बुरहान उल मुल्क की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखिएगा रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला ने बुरहान उल मुल्क की उपाधि शहादत खां को दी थी, जो कि अवध के संस्थापक थे। जयपुर के सवाई राजा जैसी, रुहेल पठान, मोहम्मद खां बंगस, मैसूर के संस्थापक हैदर अली। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं रिकॉल करवाते चलूंगी। अगर आप लोग को याद होगा तो आप लोग फास्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां, हैदराबाद संस्थापक निजाम उल मुल्क, भरतपुर का चूड़ामन बदन सिंह, कर्नाटक का सादुल्ला खां, अवध का शहादत खां जिसे बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी गई थी, जयपुर के संस्थापक सवाई राजा जैसी, रुहेल पठान, मोहम्मद खां बंगस, मैसूर के संस्थापक हैदर अली। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन का कार्यकाल कुशल आक्रमणीयता की नीति के काल माना जाता है। 1842 से 44 तक गवर्नर जनरल रहे लॉर्ड एलन का जो कार्यकाल है कुशल आक्रमणीयता की नीति का काल माना जाता है। किसके काल को? लॉर्ड एलन के कार्यकाल को। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है 3 नंबर, क्षेत्रीय राज पंजाब एवं मैसूर। पंजाब एवं मैसूर को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ने वाले हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा। जहाँ पे आप लोग को लगता होगा कि और अच्छे ढंग से करवाया जाए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा और मैं सुधार करने का प्रयास करूंगी। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? महाराजा रंजीत सिंह। महाराजा रंजीत सिंह। आज जो है पिक भी बहुत अच्छे ढंग से आया है, मिक्स प्रिंट आज नहीं है। सिख साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो महाराजा रंजीत सिंह, 1799 ईस्वी। महाराजा रंजीत सिंह किस मिसल से संबंधित हैं? शुकर चकिया मिसल। टोटल 12 मिसल हुए जिसमें शुकर चकिया मिसल जो है बहुत ही फेमस है, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह का जो जन्म हुआ था शुकर चकिया मिसल में ही। नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कहाँ स्थापित की गई थी? तो लाहौर में। और यह जो थी राजनीतिक राजधानी थी, धार्मिक राजधानी कहाँ थी? तो अमृतसर थी। महाराजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? शाह शुजा से। 25 अप्रैल 1809 को अमृतसर की संधि किनके मध्य संपन्न हुई? महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रंजीत सिंह तथा अंग्रेजों के मध्य। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष माफ करिएगा महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे, इसलिए उन्होंने कहा था कि ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। वर्ष 1845 में प्रारंभ हुआ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग प्रथम था। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था 1845 से लेकर के माफ करिएगा 1845 से लेकर के 1846 तक। और दूसरा कब हुआ था बताएंगे आप लोग? दूसरा कब हुआ था? 1848 से लेकर के 1849, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किस संधि द्वारा समाप्त हुआ था? तो लाहौर की संधि कब हुआ था? 1846 में। महाराजा रंजीत सिंह का उत्तराधिकारी कौन था? तो खड़ग सिंह। खड़ग सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो दलीप सिंह। महत्वपूर्ण तिथियां जैसे कि पुरंदर की संधि 1665 को हुई थी शिवाजी और जयसिंह के बीच। बड़गांव की संधि 1779 को। बड़गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782 को हुई थी। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अंजनगांव की संधि 1803। पूना की संधि 1817। लाहौर की संधि 1846 और अमृतसर की संधि जो हुई थी 1809 को। एक बार फिर से रिकॉल करवाने वाली हूँ मैं, एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। पुरंदर की संधि 1665। पुरंदर की संधि कब हुई थी? 1665 को। बड़गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782। देवगांव और सुरजी अंजनगांव की संधि 1803। पूना की संधि 1817। पूना की संधि 1817। लाहौर की संधि 1846 और अमृतसर की संधि जो हुई थी यह हुई थी 1809 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ? द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। 1848 से 1849 तक चला था। 1839 में 1848 से 1849 होगा। 1849 होगा और 1849 में ही पंजाब पर अधिकार कर लिया गया था। 1849 में ही पंजाब पर अधिकार कर लिया गया था। माफ करिएगा 1839 बोला जा रहा है लेकिन 1849 होगा। 1849। 13 जनवरी 1849 को हुई चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड गफ के द्वारा। 13 जनवरी 1849 को हुए चिलियावाला युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड गफ।
वर्ष 1849 में हुए ब्रिटिश साम्राज्य में सिख साम्राज्य के विलय के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी था। स्वतंत्र राज्य के रूप में मैसूर की स्थापना किसके द्वारा स्थापित की गई थी? हैदर अली के द्वारा। रणजीत सिंह ने किस मिशन से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? तो भंगी मिशन से। रणजीत सिंह ने किस मिशन से लाहौर और अमृतसर प्राप्त किए? भंगी मिशन से। आंग्ल मैसूर युद्ध दिया गया है, चलिए याद कर लेते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 के बीच, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा हुआ था 1799 में, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली नेतृत्व कर रहे थे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली, बाद में 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद कमान संभाली थी टीपू सुल्तान। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान नेतृत्व कर रहे थे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ट था, लॉर्ड वेलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय वॉरेन हेस्टिंग। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड कॉर्नवालिस और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय लॉर्ड वेलेजली था। चलिए अब संधि को याद कर लीजिए। प्रथम मैसूर युद्ध के समय जो संधि हुई थी, प्रथम मैसूर युद्ध की संधि कौन से हुई थी? मद्रास की संधि। कब? 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि के तहत प्रथम मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत तृतीय मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था और चौथा में मैसूर सहायक संधि हुई थी। कोई भी संधि नहीं हुई थी, तो याद रखिएगा मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। मद्रास, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम। प्रथम मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? हैदर अली दक्षिण भारत का प्रथम शासक था जो अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। प्रथम दक्षिण भारत का शासक था जो कि अंग्रेजों से पराजित नहीं हुआ। हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान के नेतृत्व में युद्ध हुआ, पता ही है। 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई, बाद में फिर टीपू सुल्तान ने नेतृत्व किया था। तृतीय मैसूर युद्ध के समय टीपू सुल्तान की स्थिति कमजोर हो गई और चतुर्थ मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान की मृत्यु, मैसूर में पुनः वाडियार वंश की स्थापना। अंग्रेजों ने वाडियार वंश के शासक से सहायक संधि की। वाडियार वंश के जो शासक थे कृष्ण तृतीय को शासक बना दिया गया, उसी के साथ सहायक संधि कर ली गई। सिख साम्राज्य के महाराजा रणजीत सिंह की तुलना फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने नेपोलियन से की थी। महाराजा रणजीत सिंह की तुलना किसने की है नेपोलियन से? तो याद रखिएगा फ्रांसीसी यात्री विक्टर जाकमा ने। विक्टर जाकमा ने महाराजा रणजीत सिंह की तुलना नेपोलियन से की थी। अब नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। फोर्थ नंबर टॉपिक, ब्रिटिश राजनीतिक एवं प्रशासनिक नीतियां। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण कब प्रारंभ हुआ? अंग्रेजों का भारत पर वास्तविक राजनीतिक नियंत्रण का प्रारंभ हुआ इलाहाबाद की संधि के द्वारा। कब हुआ था? 1765 में। बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा लागू किया गया था? तो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा 1765 में ही। वर्ष 1772 में किस गवर्नर ने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया? वॉरेन हेस्टिंग ने। भारत में न्यायिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? न्यायिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है वॉरेन हेस्टिंग को ही। वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया। कब? 1773 में। इसके अंतर्गत 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, जिसके मुख्य न्यायाधीश सर एलिंजा इम्पे थे और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, चेस्टर, लिमिटेड और हाइडेड। भारत में पुलिस सेवा एवं सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पुलिस सेवा और सिविल सेवा का जन्मदाता कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। वर्ष 1863 में प्रथम भारतीय ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सिविल सेवा अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ सत्येंद्र नाथ टैगोर को। ICS अधिकारी बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ब्रिटिश भारत में लोक सेवा संबंधी आयोग, चलिए याद कर लेते हैं। यहाँ पे एचिसन आयोग कब लाया गया? 1886 में। एचिसन आयोग 1886। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। इस्लिंगटन आयोग 1912 में। शासक कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ली आयोग 1923 में लाया गया। लॉर्ड रीडिंग का इस समय कार्यकाल था। एक बार फिर से, एचिसन आयोग 1886 लॉर्ड डफरिन, इस्लिंगटन आयोग 1912 लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, ली आयोग 1923 लॉर्ड रीडिंग के समय। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत संघीय लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किस आयोग के सुझाव पर किया गया था? यह किया गया था ली आयोग। आप लोग कमेंट करके बताएंगे ली आयोग की स्थापना कब की गई थी, कब लाया गया था ली आयोग? भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत
में अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? भूमि सुधार के उद्देश्य से भारत में अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कब? 1793 में। भारत में साम्राज्य विस्तार के उद्देश्य से सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत किया गया था लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। कब? 1798 ईस्वी में। नेक्स्ट है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो यह था हैदराबाद। हैदराबाद। नेक्स्ट है, व्यापकता का सिद्धांत या राज हड़प नीति को किसके द्वारा लागू किया गया था? व्यापकता का सिद्धांत यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति किससे संबंधित है? ये संबंधित है जॉन लॉरेंस से। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता किससे संबंधित है? जॉन लॉरेंस। आगे दिया गया राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। राज हड़प नीति में कहा गया कि ऐसे राज्य जिनका निर्माण अंग्रेजों के सहयोग से हुआ है उन्हें राज्य के उत्तराधिकारी के लिए गोद लेने का अधिकार नहीं प्राप्त होगा। चलिए, किस रिपोर्ट के आधार पर डलहौजी ने अवध पर अधिग्रहण कर लिया? अवध का अधिग्रहण कर लिया आउट्रम के रिपोर्ट पर, जेम्स आउट्रम की रिपोर्ट पर। कब? 1856 में। चलिए याद कर लेते हैं। व्यापक सिद्धांत के अंतर्गत अधिग्रहित किए गए राज्य। सतारा को कब हड़पा गया? 1848 में। जैतपुर 1849, कई बार हमने बताया भी है। संभलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। कुशासन के आरोप है, इसे ध्यान रखिएगा। सतारा 1848, सतारा को कब हड़पा गया? 1848 में। जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बाघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853, नागपुर 1854, अवध 1856। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो गया? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। कब? 1858 में। वर्ष 1861 में भारतीय दंड संहिता किसके कार्यकाल में निर्मित की गई? भारतीय दंड संहिता लॉर्ड कैनिंग के समय में। राज उपाधि अधिनियम 1876 पारित करके महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान की गई। कैसर ए हिंद। लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में किस अकाल आयोग का गठन किया गया? लॉर्ड लिटन के समय स्ट्रैची आयोग। कब? 1880। यह जो है भारत का प्रथम अकाल आयोग है। स्ट्रैची आयोग का गठन किसके समय में किया गया? लॉर्ड लिटन के समय। कब किया गया? 1880 में, जो कि भारत का प्रथम अकाल आयोग है। नेक्स्ट है, भारत में स्थायी स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन या फिर स्थायी स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। इलाहाबाद की संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान किसे बनाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उपदीवान बनाया था मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान। बिहार सिताब राय को। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। ब्रिटिश काल में विभिन्न क्षेत्रों पर अधिकार। नेपाल पर अधिकार कर लिया था 1816 में सुगौली की संधि के तहत लॉर्ड हेस्टिंग के समय। सिंध को अधिकार कर लिया था 1843 में लॉर्ड एलनबरो। भूटान पर अधिकार कर लिया था 1865 में लॉर्ड लॉरेंस। और बर्मा पर अधिकार कर लिया था 1885 में लॉर्ड डफरिन। एक बार फिर से आप लोग देख लेने का प्रयास करिएगा। नेपाल 1816 लॉर्ड हेस्टिंग, सिंध 1843 लॉर्ड एलनबरो, भूटान 1865 लॉर्ड लॉरेंस, बर्मा 1885 लॉर्ड डफरिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1849 में ब्रिटिश शासन में पंजाब का विलय हुआ। उस समय डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल था। और यह जो क्वेश्चन है बिहार दरोगा 1275 पोस्ट प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव रहा है? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1892 में लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कब चुने गए थे? 1892 में। कौन से पार्टी? तो लिबरल पार्टी, उदारवादी पार्टी। पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? दादा भाई नौरोजी ने। एक मिनट आप लोग रुक जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है?
यह विचार किसने दिया कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति जो है घिनौनी है? कार्ल मार्क्स ने। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था की श्रेष्ठतम पुस्तक इंडिया टुडे के लेखक कौन है? इंडिया टुडे के लेखक हैं रजनी पामदत्त। रजनी पामदत्त। वर्ष 1907 में टिस्को की स्थापना किसके द्वारा की गई? टिस्को की स्थापना कब की गई है? 1907 में। किसके द्वारा? जे.एन. टाटा के द्वारा। जे.एन. जमशेदजी टाटा के द्वारा किया गया था। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? महात्मा गांधी के द्वारा। कुटीर उद्योग के विकास हेतु ऑल इंडिया स्पिनर्स एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। वर्ष 1854 में बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी की सूती वस्त्र की फैक्ट्री किसके द्वारा स्थापित की गई थी? कवसजी डाबर के द्वारा। कहाँ? तो बंबई में। कब? 1854 में पहली सूती मिल की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? कवसजी डाबर के द्वारा। नाम याद रखिएगा, कवसजी डाबर। कवसजी डाबर के द्वारा। वर्ष 1855 में भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम जूट मिल श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल। कब? 1855। डेट याद रख के चलिएगा। 1855 में प्रथम जूट मिल की स्थापना श्रीरामपुर, पश्चिम बंगाल में किया गया था। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित हुआ था? तो वर्ष 1833 में। कहाँ? तो असम में। भारत का प्रथम चाय बागान कब स्थापित किया गया था? वर्ष 1833 में। कहाँ? असम में। प्रसिद्ध इतिहासकार के.एम. पनिकर ने 1765-72 ईस्वी के कार्य में 1765-72 ईस्वी के काल को डाकू का राज कहा था। किसने डाकू का राज कहा था? के.एम. पनिकर ने। के.एम. पनिकर ने। जब द्वैध शासन लागू कर दिया गया था बंगाल में, उसी के काल को डाकू का राज कहा था के.एम. पनिकर ने। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? तो कपड़ा उद्योग था। 1813 ईस्वी के बाद मुक्त व्यापार से नकारात्मक रूप से प्रभावित होने वाला भारतीय उद्योग कौन था? कपड़ा उद्योग। प्रमुख कृषि पद्धतियां दिया गया है, जैसे कि 3 कठिया पद्धति। इसकी विशेषता है, इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने अंग्रेज बगान मालिकों के अनुबंध पर अपनी भूमि के 3/20 भाग पर, आई मीन कहें तो 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा पे नील की खेती करना अनिवार्य होता था। आगे ददनी प्रथा। ददनी प्रथा क्या था? इस प्रथा के अंतर्गत ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पादकों, कारीगरों, शिल्पियों आदि से निर्मित माल प्राप्त करने के लिए अग्रिम अथवा पेशगी के रूप में धन देते थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया ब्रिटिश कालीन भू राजस्व व्यवस्था। ये भी बताते चलती हूँ मैं। अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लाया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था 1820 में लाया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में लाया गया था। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, रैयतवाड़ी व्यवस्था टॉमस मुनरो के द्वारा, महालवाड़ी व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो है यह कुल भूभाग के कितने भाग पे लागू किया गया था? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। रैयतवाड़ी, फिर महालवाड़ी। तो मैं आप लोग बता दूं, रैयतवाड़ी जो है 51% भूभाग पर लागू किया गया था। वही महालवाड़ी जो है यह 30% भूभाग पर, और अस्थायी बंदोबस्त जो है यह 19% भूभाग पर लागू किया गया था। यहाँ पे दिया भी गया, चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अस्थायी बंदोबस्त जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक वाले क्षेत्र में लागू किया गया था। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था बम्बई, मद्रास और असम में लागू किया गया था। और महालवाड़ी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले प्रांत में लागू किया गया था। खास करके रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने भूभाग पर? 51% भूभाग पर, और महालवाड़ी 30%, वही अस्थायी बंदोबस्त 19% भूभाग पर लागू किया गया था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का मालिक किसान होता था। अस्थायी बंदोबस्त में भूमि अधिग्रहण सदैव के लिए जमींदार को रहता था, और महालवाड़ी व्यवस्था में क्या था? तो भूमि पर गांव का अधिकार था। यहाँ पे देख लीजिए, अस्थायी बंदोबस्त ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने के लिए जिम्मेदारी जमींदार की थी। वही रैयतवाड़ी व्यवस्था में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी खुद किसान को थी। वही मालवाड़ी में ब्रिटिश सरकार को राजस्व देने की जिम्मेदारी समस्त गांव के मुखिया को थी। कर की दर क्या था? तो 33% से 55%। किसमें? रैयतवाड़ी व्यवस्था में 33% से 55%। और वही महालवाड़ी व्यवस्था में कर की दर 60% तक थी। अब इसका प्रभाव क्या क्या रहा? इसका प्रभाव पारंपरिक अर्थव्यवस्था का विघटन हुआ, कृषकों की दरिद्रता बढ़ी, कृषि में ठहराव तथा अवनति हुआ, पुराने जमींदारों का उन्मूलन तथा नए जमींदारों का उदय हुआ,
पुराने जमींदारों का उन्मूलन हो गया तथा नए जमींदारों का उदय हुआ। कृषि का वाणिज्यीकरण हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे, नहीं तो नहीं समझोगे तो एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे, ठीक है। मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोग को समझा पाऊँ, लेकिन पता नहीं आप लोग समझ में आता है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू की गई? तभी आपने देखा रैयतवाड़ी व्यवस्था। टोटल भूभाग के 51% भूभाग पर लागू किया गया। कुल क्षेत्र के 51% भूभाग पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? भू राजस्व के निर्धारण से। नेक्स्ट है भारत में रेलवे का जनक। भारत में रेलवे का जनक दिया गया है, पता ही होगा। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी के प्रयत्नों के कारण ही महाराष्ट्र में सन 1853 में बंबई से थाने तक प्रथम रेल चलाई गई थी। चलिए टोटल कितना किलोमीटर? 34 किलोमीटर। गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने इजारेदारी प्रथा फार्मिंग सिस्टम का प्रारंभ भू राजस्व की वसूली के लिए किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, इजारेदारी प्रथा जिसे फार्मिंग सिस्टम कहते हैं, किसने लाया था? वॉरेन हेस्टिंग ने। अब हम लोग प्रवेश करने वाले 1857 की क्रांति की ओर। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी? 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। कहाँ से? मेरठ से। 10 मई 1857 मेरठ से। 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे ने किस स्थान पर विद्रोह किया था? यह तत्कालीन कारण था बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। तत्कालीन कारण क्या था? तो चमड़े का कारतूसों का प्रयोग, इसी का विरोध किया था मंगल पांडे ने, जो कि 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। वर्ष 1857 की स्वाधीनता के संग्राम के प्रतीक क्या थे? तो कमल और रोटी। कमल और रोटी सिंबल था। वर्ष 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो एनफील्ड राइफल में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग। अंग्रेजों की शोषणकारी आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं प्रशासनिक नीतियों के प्रभाव ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। आर्थिक कारण भी रहे, राजनीतिक कारण भी रहे, धार्मिक कारण भी रहे और प्रशासनिक कारण भी रहे। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉमस्टन था। पॉमस्टन। 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना कौन सी थी? तो सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले सर्वाधिक सैनिक किस राज्य या क्षेत्र से थे? तो अवध वाले क्षेत्र से थे। सर्वाधिक सैनिक अवध से। 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? लॉर्ड कैनिंग ने। लॉर्ड कैनिंग ने एक दिन के लिए। नेक्स्ट है केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह क्या रहा? असफल रहा। किस कारण से? केंद्रीय संगठन की कमी तथा सुनियोजित रणनीति के अभाव में 1857 ईस्वी का विद्रोह जो है असफल रहा। लखनऊ में 1857 ईस्वी की क्रांति का नेतृत्व किस महिला ने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष में प्रमुख भूमिका निभाने वाली रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। और यह क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस में पूछा गया था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया? कैप्टन फिरोज ने। असम में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन था? तो यह था दीवान मनीराम दत्त। 1857 की क्रांति का नेतृत्व असम में किसने किया था? दीवान मनीराम दत्त ने। फैजाबाद से विद्रोह कर रहे किस क्रांतिकारी को पकड़ने के लिए अंग्रेजों ने 50,000 रुपये का इनाम रखा था? मौलवी अहमदुल्ला के लिए। फैजाबाद से नेतृत्व कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला। कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे नाना साहब ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया? तो यह थे तात्या टोपे, जिनका मूल नाम है रामचंद्र पांडुरंग। 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर ने किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था? वक्त खां को। वक्त खां को। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज की नव संगठन से संबंधित कमीशन कौन सी थी? तो पील कमीशन थी। 1857 की क्रांति के दमन के पश्चात भारतीय फौज का नव संगठन कौन सा कमीशन था? तो यह हो जाएगा पील कमीशन। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया 1857 ईस्वी के विद्रोह के प्रमुख केंद्र और प्रमुख विद्रोही नेता, जैसे कि दिल्ली में विद्रोह की जो तिथि है 11 मई 1857। नेतृत्व किया था बहादुर शाह द्वितीय और सैन्य नेतृत्व किया था वक्त खां। दमनकर्ता का भी नाम याद रखिएगा, निकलसन और हडसन। लखनऊ से नेतृत्व कर रहे थे बेगम हजरत महल और बिरजुस कादिर।
बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर। डेट याद रखिएगा 4 जून 1857 को विद्रोह का तिथि है। और नेतृत्वकर्ता आपने याद कर लिया बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर। और दमनकर्ता का भी नाम याद रखिएगा कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल। नेक्स्ट है झांसी, झांसी या फिर ग्वालियर। तो झांसी से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई और ग्वालियर से तात्या टोपी। 4 जून 1857 विद्रोह का तिथि। और दमनकर्ता जो थे जनरल हीरोज थे। कानपुर, कानपुर से नेतृत्व करे थे नाना साहब, सैन्य नेतृत्व तात्या टोपी। 5 जून 1857 दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल। कॉलिन कैंपबेल जो है लखनऊ के भी दमन करता है और कानपुर के भी दमन करता यही हैं। इलाहाबाद, इलाहाबाद से नेतृत्व कर रहे थे लियाकत अली। 6 जून 1857 दमनकर्ता कर्नल नील। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। जून 1857 दमनकर्ता कर्नल नील ही। कर्नल नील जो है फैजाबाद और इलाहाबाद में दमन किए थे, विद्रोह को दबाने का प्रयास किए थे। जगदीशपुर, जगदीशपुर से नेतृत्व करे थे कुंवर सिंह और इनके भाई अमर सिंह। 12 जून 1857 को प्रारंभ हुई थी विलियम टेलर व विसेंट आयर के द्वारा। बिहार में 1857 की क्रांति को विद्रोह को दबाया गया। बरेली, बरेली से नेतृत्व करे थे खान बहादुर खां। जून 1857 विसेंट आयर के द्वारा दबाया गया। फतेहपुर अजीमुल्ला दबाया गया जनरल रेनॉल्ट के द्वारा। चलिए विद्रोही नेता को कम से कम नाम तो याद ही रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही जरूरी पूछा ही जाता है। दिल्ली बहादुर शाह द्वितीय से नेतृत्व वखत खां। लखनऊ बेगम हजरत महल ब्रिटिश कादिर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। ग्वालियर से तात्या टोपे। कानपुर से नाना साहब सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे। कानपुर से नेतृत्व नाना साहब और सैन्य नेतृत्व तात्या टोपे। इलाहाबाद लियाकत अली। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला। जगदीशपुर कुंवर सिंह और अमर सिंह। बरेली से खान बहादुर का और फतेहपुर से अजीमुल्ला। चलिए 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक बहादुर शाह जफर थे। इन्हें इस विद्रोह का अखिल भारतीय नेता माना गया था। चलिए आ जाइए क्वेश्चन पे। यहाँ पे कुछ हेडलाइन दिया गया है। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारत शासन अधिनियम 1858 पारित किया गया। इसके माध्यम से भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया, पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? 1 नवंबर 1858 को। 1 नवंबर 1858। वर्ष 1857 के विद्रोह के दमन के पश्चात भारतीय सेना का पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया? पील आयोग का गठन किया गया, पील आयोग। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग को। वर्ष 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किसे भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया? लॉर्ड कैनिंग। 1857 ईस्वी के विद्रोह में कौन सा शायर अंग्रेजों का आलोचक था? अंग्रेजों का आलोचक मिर्जा गालिब। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता अमीन दूरी बनाई रखी थी। कौन? तो शिक्षित मध्यम वर्ग तथा जमींदारों ने। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो सर सैयद अहमद खां। 1857 के विद्रोह के कारणों पर भारतीय भाषा में लिखने वाला प्रथम भारतीय कौन था? सर सैयद अहमद खां। वर्ष 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के जमींदार वीर कुंवर सिंह द्वारा किया गया था। बिहार द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? ग्वालियर के सिंधिया ने। ग्वालियर के सिंधिया ने सर्वाधिक सहायता की थी। आज तक ताने सुनने ही पड़ते हैं सिंधिया को। 1857 पर आधारित प्रमुख पुस्तकें का नाम याद रखेंगे, जैसे कि द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता की पुस्तक है। द ग्रेट रिवेलियन किसकी पुस्तक है? अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। द ग्रेट रिवेलियन किसका है? अशोक मेहता का है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर का है। 1857 किसका है? एस एन सेन का है। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स। रिवेलियन 1857 पी सी जोशी। रिवेलियन 1857 किसकी है? पी सी जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट सर सैयद अहमद खां। एक बार फिर से फास्ट तरीके से। द ग्रेट रिवेलियन अशोक मेहता। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर। 1857 एस एन सेन। सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 आर सी मजूमदार। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी टी आर होम्स। रिवेलियन 1857 पी सी जोशी। कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट सर सैयद अहमद खां। चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए।
किसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो यह कहा था वी.डी. सावरकर ने। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी? तो सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर ने कहा कि यह एक षड्यंत्र है। सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन किसका है? यह है R.C. मजूमदार का। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहास कौन था? तो S.N. सेन सरकारी इतिहासकार थे S.N. सेन। 1857 विद्रोह पर आधारित प्रमुख मत इतिहासकार और मत दिया गया है। S.N. सेन ने क्या कहा था? जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। S.N. सेन ने कहा जो कुछ धर्म के लिए लड़ाई के रूप में प्रारंभ हुआ वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में समाप्त हुआ। अशोक मेहता 1857 ईस्वी के विद्रोह का स्वरूप राष्ट्रीय था। वी.डी. सावरकर ने क्या कहा? 1857 ईस्वी का विद्रोह एक सुनियोजित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। R.C. मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय संग्राम न तो प्रथम और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। सर जॉन लॉरेंस ने कहा था यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस ने क्या कहा? यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। बेंजामिन डिसरायली 1857 ईस्वी का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। P. रॉबर्टसन 1857 ईस्वी का विद्रोह केवल एक सैनिक विद्रोह था जिसका तात्कालिक कारण चर्बी युक्त कारतूस था। T.R. होम्स यह सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष था। W. टेलर और जेम्स आउटरम यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र था। रिज यह ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु पर हीरोज ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में वह अकेली मर्द थी या फिर पुरुष थी? या किसने कहा था? हीरोज ने कहा था। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके लेकिन जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में प्रमुख किसान एवं जनजाति विद्रोह को कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही किसान आंदोलन, ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, आधुनिक भारत में प्रेस का विकास, यह सबको कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।